हेलो। हाँ, मेरे नंबर पे कॉल आ गई थी यार, सॉरी। अच्छा ठीक है, वो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें वैसे अगर चीज़ें इन डेप्थ से देखी जाए तो वो काफ़ी सारी हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट शॉर्ट करके बता रहा हूँ। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। ऑब्जेक्ट का मतलब जिस चीज़ पे शायरी लिखी जाएगी। वो कहता है कि पोइट्री है ना, इसका ऑब्जेक्ट मैन है। इसको मुख्तलिफ अंदाज में प्रेजेंट किया जा सकता है, या बेहतर तौर पर, या जैसे वो एग्जिस्ट करता है दुनिया में वैसे, या जैसे एग्जिस्ट करता है उससे बदतर। ठीक है, यानी कि इंसान को बढ़ा चढ़ा कर अच्छा पेश करना, या उसको जैसा है रियलिज्म वैसे पेश करना, या जैसा है उसमें सिर्फ खामियां दिखाना, वर्स पेश करना। ठीक है, तो ये कहता है कि जो ट्रेजेडी है ना, उसमें ह्यूमन बीइंग्स को बेटर देन रियलिटी प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। हाँ, और कॉमेडी में कहता है कि वो वर्स प्रेजेंट किया जाता है। ये आप बाकी बाद में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे है। मैं सिर्फ मेन मेन चीजें आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि काफी सारा हमें ये करना है। ठीक है। ठीक है। हाँ, फिर आ जाता है मैनर की बात करता है कि अंदाज कैसा होगा इसको प्रेजेंट करने का। तो वो जो हमारे पास ड्रामा होता है या ट्रेजेडी होती है, वो आपको पता है कि स्टेज पर उसकी परफॉर्मेंस होती है, ड्रामेटाइजेशन होती है। जबकि जो एपिक्स होंगी या पोइट्री होगी वो नरेट की जाती है हमेशा, उसमें परफॉर्मेंस नहीं होगी। पोइट्री में वो कहता है नरेशन होगी ना, मीडियम अलग है हाँ सॉरी, मैनर जो है ना, मैनर अलग है। पोइट्री का नरेशन है और ट्रेजिडी का ड्रामेटाइजेशन है। ड्रामा जो है प्ले है, ट्रेजिडी है, उसको हमेशा परफॉर्म किया जाता है। फिर ये कहता है कि सोफोक्लीज जो हो और होमर जो है ना, सोफोक्लीज और होमर। सोफोक्लीज वो बंदा जिसने ट्रेजिडी लिखी थी, और होमर जो है ना, वो कौन सा बंदा था जिसने एपिक लिखी थी। ये सिर्फ मीडियम के हवाले से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है। नहीं नहीं, होमर ने तो एपिक लिखी थी ना। वर्जिल और होमर दोनों एपिक के लिए मशहूर है। हाँ, इनका मीडियम अलग है, यानी कि एक बंदा पोइट्री लिखता है और दूसरा सोफोक्लीज जो है ना वो ड्रामे लिखता है। हाँ, फिर नीचे आ जाएं तो ये कहता है कि पोइट्री की जो है ना नेचुरल, दो नेचुरल काजेज हैं। ये उसके जवाब देगा, वो जो कहता है कि पोइट्री जस्ट एक कॉपी है, इसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। इसमें कहता है कि पोइट्री में ना दो नेचुरल काजेज हैं जो हर इंसान में पाई जाती है। नंबर एक, लव फॉर इमिटेशन। ये कहता है कि इंसान की नेचर में है कि वो चीजों को ना इमिटेट करके ही सीखता है हमेशा। और जो इमिटेशन, हाँ, इंस्टिंक्टिव क्वालिटी है। और सेकंड है लव फॉर रिदम एंड हारमोनी। एक बच्चा है ना, छोटा बच्चा, उसके सामने म्यूजिक लगाओ ना, ठीक है, तो उसमें भी जिन आ जाते हैं, वो नचना, हाथ पाँव मारना, घूमना झूमना स्टार्ट कर देता है। तो ये कहता है कि ये दोनों क्वालिटीज जो है ना पोइट्री में मौजूद है। इमिटेशन भी मौजूद है और ये लव फॉर रिदम भी मौजूद है, और ये दोनों चीजें एसेंस हैं एक इंसान होने का, इंसान की नेचर में मौजूद हैं। इसलिए पोइट्री जो है ना, अगर इमिटेटिव है तो ये इसकी अच्छी क्वालिटी है, कोई बुरी क्वालिटी नहीं है। हाँ, poems imitating noble actions and imitating meaner actions। हाँ, ये कहता है कि आप अगर आइडियल वर्ल्ड से पोइट्स को बैन बैन नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि जो पोइट्री है ना वो करप्ट करती है यूथ को, क्योंकि करप्ट तो हमेशा वो चीज करती है जिसके क्लेम्स हों के 100% ऐसा होने वाला है। लेकिन पोइट्री में सिर्फ ओपिनियंस दिए जाते हैं। ठीक है, और ओपिनियंस जो होते हैं ना वो ट्रू फॉल्स नहीं हो सकते। वो राय होती है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पोइट्री में क्लेम्स नहीं है जिसकी वजह से आप इसको कहो कि ये सच है। ठीक है। पोइट्री एक, हाँ
हाँ ऐसे ही है, हाँ। ठीक है, फिर नीचे आ जाते हैं कि कॉमेडी में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको लोअर देन कॉमन प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ऐसे भी नहीं दिखाया जाएगा कि टोटली ये डिस्ट्रक्टिव। ये एमसीक्यूज के लिए चीजें मेनली जो ऊपर ये पड़ी है ये। ठीक है। हाँ, फिर हम आ जाते हैं नीचे से जहाँ से ये हमारी चीज शुरू हो जाती है। जैसे ये ट्रेजेडी नहीं लिखा हुआ, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 छठा छठा पॉइंट, ट्रेजेडी। हाँ, ये डेफिनेशन है, इसको तैयार करना है आपने। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड in a language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play in the form of action, not of narratives, through pity and fear affecting the proper purgation of these emotions। ठीक है, ये एज इट इज तैयार करनी है। अब इसकी समझ शायद आपको हो, पहले भी होगी ऑब्वियसली। ये कहता है कि हाँ, ट्रेजिडी है ना, वो किसी एक एक्शन का, एक एक्शन की इमिटेशन है। और जब ये बात करते हैं ना सीरियस है, मतलब थ्रू आउट द प्ले सीरियस ही रहेगी, उसमें कोई कॉमिक एलिमेंट्स नहीं होंगे। और कंप्लीट होगी, ये नहीं होगा कि इसको ओपन एंडेड छोड़ दिया जाएगा, नहीं, ट्रेजिडी का बकायदा एंड होगा। ठीक है, उसमें आप वो डिपिक्ट करोगे क्या हो रहा है। हम्म। हाँ हाँ, है उसमें। वो क्लासिकल ट्रेजेडी नहीं है, वो है एलिजाबेथन ट्रेजेडी। एलिजाबेथन ट्रेजेडी या शेक्सपियरियन ट्रेजेडी आप उसको कह सकते हो। क्लासिकल ट्रेजेडी ग्रीक्स की है, जो अरिस्टोटल जिसके बारे में बात है। मैंने इसलिए पहले आपको कहा है कि ये जो ट्रेजेडी ट्रेजेडी के पॉइंट्स लिख रहा है, पैरामीटर्स लिख रहा है, ये ईडिपस रेक्स को देख कर लिख रहा है सारे के सारे पॉइंट्स। ईडिपस रेक्स को एज अ मॉडल वो ले रहा है कि इस तरह की होनी चाहिए ट्रेजेडी। हाँ, उसमें इडिपस रेक्स में, एगामेमनॉन में, इनमें आपको कई कॉमिक नजर नहीं आएंगे सीन। सीरियस रहेगा प्ले थ्रू आउट। ठीक है। हाँ, उसमें कॉमिक इफेक्ट्स होते हैं बेशक, उसमें फेट भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। हाँ, वो तो है, वो तो है। और हीरो का डाउनफॉल भी। हाँ, ये आगे आगे पढ़ते हैं हम, देखते हैं। ठीक है, ये मतलब इस चीज की आपको समझ है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि एक्शन सीरियस हो, कंप्लीट हो, सर्टेन मैग्नीट्यूड का मतलब ये वो तीन यूनिटीज की बात कर रहा है बेसिकली। जो तीन यूनिटीज दे दी थी, यूनिटी ऑफ एक्शन, टाइम एंड प्लेस। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि एक ही थॉट को, मेन थीम एक ही होना चाहिए, उसमें डाइवर्जेंस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जैसे ईडीपस रेक्स को ले लें, तो वो अपनी जो शनाख्त है ना, उसका वही मसला चला रहता है, और थ्रू आउट द प्ले मेन चीज वही रहती है। आपको ये नजर नहीं आएगा कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो उसको छोड़कर कहीं और निकल जा रहा होगा। या हेनरी फील्डिंग या इस तरह के नॉवेल्स वगैरह देख लें, तो उसमें मुख्तलिफ तरह की एक मेन स्टोरी चल रही होती है, साथ साथ और पैरेलल स्टोरी चल जाती है, कोई किसी न किसी तरह की। एक ऐसा एपिसोड आ जाता है जिसका मेन स्टोरी से कोई लेना देना ही नहीं होता बिल्कुल। ये कहता है कि ऐसा नहीं करना, यूनिटी ऑफ एक्शन होनी चाहिए। फिर यूनिटी ऑफ टाइम की बात करता है कि एक प्ले जो है ना, वो 24 आवर्स में कंप्लीट भी होना चाहिए। ठीक है। और यूनिटी ऑफ प्लेस, प्लेस का मतलब है कि इसकी जो सेटिंग है वो एक ही जगह हो। आजकल के ड्रामा की तरह नहीं है कि एक सीन जो है लाहौर में हो रहा है, दूसरा कराची में, इस तरह नहीं। वो कहता है कि सेटिंग एक ही होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है। परगेशन ऑफ इमोशंस का मतलब है कि वो कैथारसिस। हाँ हाँ, मतलब कैथारसिस है, इसको कैथारसिस ही कह सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर सर पूछते हैं डिफाइन कैथारसिस, तो यू कैन से सर कैथारसिस इज अ literary term or dramatic term which was introduced by Aristotle, and it is basically the purgation of emotions। ठीक है, मतलब हाँ हाँ, purgation of emotions to pity and fear। For example, if someone is greedy and he reads or watches
Dr. Faustus. And then he realizes that what happens to a person who is greedy. Then he gives up his own ambitions and those uh, you can say feelings or emotions of being greedy. हाँ हाँ ठीक है। या इसी तरह जी जी, या मिसाल के तौर पर हम पुरानी जो मूवीज देखते थे ना, पुरानी मूवीज, उनमें हम क्या करते थे, अपने आप को लिंक कर देते थे, जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, अब उसको मार पड़ रही होती थी तो हम रो रहे होते थे, ठीक है वो अब जब किसी को मार रहा होता था तो हमको लगता था, हम अपने आप को कनेक्टेड फील करते थे उसके साथ कि हाँ ये वो बुरा बंदा है तो इसको मारना चाहिए, सबको एक तरह की खुशी हासिल होती थी। तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी जो चीजें आप खुद खुद नहीं कर सकते ना अपनी जिंदगी में, वो कोई दूसरा कर रहा हो ड्रामा में, मूवी में, तो उसके साथ अपने आप को लिंक कर देते हैं। जब वो करता है तो हम हमको सेटिस्फेक्शन मिलती है एक तरह से। तो हमारी जो पेंट अप इमोशंस होती है ना, जो रिप्रेस होती है, तो वो इस तरह से उनको एक तरह से सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। ठीक है। फिर ये बताता है कि सिक्स छह जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं किसके, ट्रेजिडी के। पहला वन जो सबसे इंपॉर्टेंट ये कहता है प्लॉट है। प्लॉट क्या है? प्लॉट क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ हाँ, द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट चेन। पहले कोई एक्शन होगा, उसकी कोई कॉज बनेगी, ठीक है, फिर उस कॉज के नतीजे में एक और एक्शन होगा, फिर और कॉज बनेगी, इस तरह बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। जैसे ईडिपस रेक्स की बात कर लें, तो वो पार्टी पर खड़ा होता है, एंजॉय कर रहा होता है, तो उसको एक बंदा कहता है, काज क्रिएट करता है कि यू आर नॉट द सन ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है, ये काज होती है। फिर इसके एक्शन में इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो बंदा अपने पेरेंट्स की खोज में चला जाता है। फिर वो पहुंचता है ओरेकल्स के पास, वहां पर एक और काज उसको मिलती है, कौन सी, के यू विल स्लीप विद योर मदर एंड किल योर फादर। इसके नतीजे में एक और एक्शन वो लेता है। मतलब इस तरह कॉज और इफेक्ट चेन के थ्रू जो है ना वो प्लॉट चलता रहता है। ठीक है। और फिर क्या आ जाता है, ये प्लॉट एक्शन इज इम्पोर्टेंट देन कैरेक्टर देयर फॉर इंसिडेंट्स एंड द प्लॉट आर एंड ऑफ ए ट्रेजेडी। ये इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। फिर कहता है पेरिपेशिया। पेरिपेशिया इज, अगर फॉर एग्जांपल आप सर पूछ लेते हैं डिफाइन पेरिपेशिया, तो यू कैन से सर इट इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ, हाँ ये भी कह सकते हो, या ये कह लो कि सर इट इज a term which was introduced, it is a literary term or dramatic term which was introduced by Aristotle in his Poetics, which is defined as the reversal of situation। ठीक है, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। फिर आ जाता है अनेग्नोरोसिस। इसकी भी बेस वही बांधनी है कि इट इज अ टर्म विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एरिस्टोटल एंड it refers to the point when the main character realizes his own situation or position। अनेग्नोरोसिस रिकग्निशन होती है इसकी अपनी जात की, करेक्टर की। ठीक, ठीक है। हाँ, और तो रिकग्निशन का यही मतलब है कि जिस चीज को वो इडिपस रेक्स में जब उसको पता चलता है ना, हाँ, ये अनेग्नोरोसिस है। या उसको ये रिकग्निशन होती है कि मैं ही वो बंदा हूँ जिसने इसको वो क्या कुलिनियस है कि क्या क्या नाम होता है इसका, उसको मारा है, अपने बाप को मारा है। ये रिकग्निशन है, जिसकी शर्त में मैं खुद हूँ, मैं वही हूँ, ये उसकी रिकग्निशन है। और पेरिपेशिया क्या है? पेरिपेशिया रिवर्सल ऑफ सिचुएशन है। उसमें क्या क्या होता है, मिसाल के तौर पर इडिपस रेक्स में ही देख लो कि वो उसको जो शेपर्ड लाते हैं, जो गवाही देता है कि एक बच्चा था, उसकी इस तरह एंकल थी, ठीक है, तो अब वो
सिग्निफाई हो जाता है। अब ये जो एलिमेंट आता है ना एनेग्नारोसिस का, ये फॉरेन पेरिपेशिया के बाद आता है। पहले पहले पेरिपेशिया होता है। हाँ हाँ, मतलब पहले उसकी। हाँ बोलो क्या। हाँ, पहले पहले उसको रिकॉग्निशन होती है कि ये काम मेरी वजह से हुआ है। फिर फिर उसका पेरिपेशिया होता है, मतलब जिस पर पहले उसकी फेट जो होता है सिक्योर होती है, हायर पोजीशन जो होता है, उस एनेग्नोरोसिस के नतीजे में उसकी फेट चेंज हो जाती है सारी की सारी, वो लोअर पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास, प्लॉट है। और फिर जो, जी, दूसरा करेक्टर है। करेक्टर, दूसरा करेक्टर है। करेक्टर की मुख्तलिफ टाइप्स होती है, प्रोटैगनिस्ट, एंटैगनिस्ट, ये देख लेना आप, आपको पता भी होगी सारी। थर्ड 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 पे थॉट है, थॉट का मतलब थीम है। हाँ, डिक्शन का मतलब चॉइस ऑफ लैंग्वेज है, वो प्रोज भी हो सकती है, पोइट्री भी हो सकती है। और फिफ्थ क्या होता है, सॉन्ग होता है, सॉन्ग एम्बेलिशमेंट के लिए रखा जाता है। और लास्ट पे आ जाता है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब ये लीस्ट आर्टिस्टिक होते हैं, मतलब कम से कम जरूरी है, जो स्टेज पर मौजूद होती हैं, डेकोरेशन वगैरह या किसी सीन को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो चाहिए होते हैं, उनको स्पेक्टिकल कहते हैं। ठीक है। प्लॉट है। हाँ, ना ना, प्लॉट प्लॉट अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट प्लॉट है और लीस्ट इम्पोर्टेंट स्पेक्टिकल्स है। हाँ, 6 इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, बस ये याद रखना। ठीक है, फिर ये कहता है कि प्लॉट क्या होना चाहिए, मीन्स, मिडल एंड, प्लॉट होल होना चाहिए, जिसका मतलब है कि इसकी प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, मिडल होना चाहिए और एंड होना चाहिए। ठीक है। ड्यूटी डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑर्डर, सो मैग्नीट्यूड शुड बी फॉलो द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। ये कहता है कि आप लोगों ने सिर्फ वही चीजें शो करनी है जो हो सकती हो, जिन, जो प्रोबेबिलिटी हो। जैसे मिसाल के तौर पर हैरी पॉटर सीरीज है ना, जिसमें एक अलग अलग से एक इमेजिनेटिव मिस्टीरियस किस्म की वर्ल्ड दिखाई गई है, जिसका वजूद ही नहीं है एक तरह से। तो ये कहता है, एरिस्टोटल कहता है कि नहीं, ऐसी चीजें आप ले करना हो ट्रेजेडी में, ये फजूल है। ठीक है। ऐसी चीजें, हाँ, ऐसी चीजें शो करो जो प्रोबेबल हो, जो जो जिनकी पॉसिबिलिटी हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, और जो जरूरी हो, और जो एक्शन के लिए जरूरी हो। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, हाँ, प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। हाँ, फिर ये कहता है यूनिटी ऑफ एक्शन से मेरा मुराद ये नहीं है कि हीरो उसमें एक हो, मेरा मुराद है कि वो जो मेन थीम है ना, वो एक ही रहे आपका, जिसके नजदीक वो सारी की सारी स्टोरी जो है ना वो रिवॉल्व करती रहे, डाइग्रेशन उसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इनकी इजी है चीजें नीचे जो लिखी हुई है। ठीक है, फिर जो प्लॉट है ना उसको डिवाइड किया गया है। सिंपल प्लॉट, ये कहते हैं सिंपल प्लॉट वो होता है जिसमें रिवर्सल नहीं होता, रिकग्निशन वगैरह नहीं होती, बस कहानी चलती जाती है। ठीक है। कम्प्लेक्स प्लॉट में दोनों चीजें आ जाती हैं, पेरिपेशिया भी आ जाता है और अनेग्नोरोसिस भी आ जाता है। पेरिपेशिया और अनेग्नोरोसिस क्या है वो आपको बता दिया है। ठीक है। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन को मजीद, पेरिपेशिया को मजीद एक्सप्लेन किया गया है, रिजल्ट अपोजिट टू डिजायर। ठीक है, जैसे मैसेंजर ईडीपस को खुश करना चाहता है, लेकिन वो सारी पहचान बताकर उसको मजीद परेशान कर देता है। हाँ हाँ, नेक्स्ट पेज का दूसरा पॉइंट, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। ये आप पढ़ेंगे, वही वही है जो हम पेरिपेशिया और एनेग्नोरोसिस करके आए हैं, उसी की एक्सप्लेनेशन है। मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी, पढ़ो पढ़ो, समझ आती है तुम्हें या नहीं। हाँ, ये पढ़ो पढ़ो, पॉइंट पढ़ो, इसमें किसी चीज की समझ नहीं आती देखो।
ये कह रहा है कि ये पहले ये दो चीजें होंगी, कौन कौन सी, एनेग्नारोसिस और पेरिपेशिया, ठीक है। और एंड पे सीन ऑफ सफरिंग होगा, जैसे ही गॉजेज आउट हिज आईज, इडिपस अपनी आंखें निकाल लेता है, वो सीन ऑफ सफरिंग होता है, ठीक है। हाँ, फिर क्वांटिटेटिव पार्ट्स, ट्रेजेडी, प्रोलॉग, एपिसोड, एग्जोड, इनकी बात हो रही है, स्पेसिमेन, कॉमर्स। जी, प्रोलॉग का मतलब होता है कोरस, ठीक है। प्रोलॉग का मतलब होता है कि एक प्ले के स्टार्ट होने से पहले उसके बारे में जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है हमें, ठीक है, वो होता है प्रोलॉग। एपिसोड का मतलब उसमें किसी तरह का एक्शन दिखाया जाएगा एपिसोड में। एग्जोड का मतलब ये होता है जब वो मिसाल के तौर पर कहते हैं इसको खत्म। जी, हाँ। और दो 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 एपिसोड के दरमियान स्टेसिमन होता है। स्टेसिमन का मतलब वो जो कोरस सिंगिंग करती है, चैंट करती है, उसको कहते हैं। सबसे पहले होता है प्रोलॉग, ऐसे मेरी बात सुनो ना, प्रोलॉग होता है, ठीक है, जिसमें सारी की सारी एक तरह से इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि करेक्टर कौन है, कहाँ पर ये सेट किया गया है, प्ले क्या हो रहा है इसमें, ये सारा कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद होगा पैरोड, ठीक है। पैरोड में क्या होगा कि कोरस एंट्री मारेगी, वो आ रहे होंगे गाते गाते। पैरोड के बाद होगी एपिसोड। एपिसोड में एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर इडिपस जो है ना वो बोलना स्टार्ट कर देगा, उसके जो आगे आगे वो क्रियोन है कि कौन है, वो उसको जवाब देना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जब उनका एपिसोड खत्म होगा तो उसके बाद होगा स्पेसिमन, SCSIMN। इसमें क्या होगा, इसमें एक छोटी सी परफॉर्मेंस होगी कोरस की, जिसमें वो गाएगी भी और डांस भी करेगी, ठीक है। स्पेसिमन के बाद फिर एक एपिसोड होगा जिसमें मजीद एक्शन ड्रामेटाइज, इसी तरह ये एपिसोड, उसके दरमियान स्पेसिमन, फिर एपिसोड, फिर स्पेसिमन, ये सारा कुछ चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? एग्जोड तक चलता रहता है, एग्जोड। एग्जोड में फिर वो कोरस क्या हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप करना स्टार्ट कर देती है चीजें, ठीक है। एग्जोड में एंडिंग ऐसे समझ लो कि इसमें आ जाती है एग्जोड में। और ये जो कॉमस है ना, इसको कुछ इसको लास्ट कोरल सॉन्ग भी कहते हैं, जो एट द एंड प्ले करती है ना कोरस सॉन्ग, एक प्ले के एंड होने पे, मिसाल के तौर पर वो किसी को बुरा भला कह रहे हैं या एक तरह की एलर्जी पेश कर रहे हैं या मौन कर रहे हैं इवेंट्स को, तो उसको कॉमस कहते हैं। हम्म। हाँ, ठीक है। हाँ, लास्ट लास्ट फाइनल कोरल सॉन्ग, ठीक है। फिर आ जाता है कि प्लॉट शुड बी सिंगुलर, चेंज फ्रॉम गुड टू बैड ऑफ अ नोबल ड्यू टू फॉल्ट, नॉट वॉइस। ये कहता है ये कहता है कि जो हीरो की चेंज होगी ना, फेट, उसमें ये नहीं होगा कि हीरो कोई बहुत ही बुरा शख्स होगा, ठीक है। वो कहता है कि ही शुड बी एसेंशियली अ गुड पर्सन। और उसका जो फॉल होगा ना, फ्रॉम गुड टू बैड, वो फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ द पीपल होगा। मतलब उसने कोई जुर्म किया होगा तो उसने जानबूझ के नहीं किया होगा, अपने आप को खुश करने के लिए या अपनी किसी वर्ल्डली डिजायर्स को पूरा करने के लिए नहीं किया होगा, बल्कि वो किसी गलती की वजह से, उसके ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से, उसके हमार्शिया की वजह से हुआ होगा उससे, जैसे ग्रीड हो गया, टेम्पर हो गया, ठीक है, इस तरह मिस हैंडलिंग हो गई मामला की, ये चीजें, बजाते खुद वो अच्छा इंसान होगा, ठीक है।
फिर ये कहता है कि प्लॉट को, फिर ये कहता है कि कौन सा प्लॉट अच्छा होगा, उसमें बता देता है कि सेकंड is rank in one, more plots, good and for good, bad for bad, audience oriented, comedy like। ये प्लॉट की टाइप देता है कि मुख्तलिफ तरह के प्लॉट्स बनाए गए हैं। कुछ जो राइटर हैं वो ऑडियंस की डिमांड के मुताबिक बनाते हैं, कुछ ये शो करते हैं कि जो करेक्टर अगर अच्छा है तो उसकी एंडिंग भी अच्छी दिखानी चाहिए, अगर करेक्टर बैड है तो उसकी एंडिंग भी बैड। मतलब ये एमसीक्यू से रेलेवेंट है, इससे आपसे कोई नहीं। हाँ हाँ। फिर ये फियर फियर एंड पिटी पढ़ो। समझ आई इस चीज की? फियर और पिटी प्रोड्यूस करना है। हाँ स्टोरी। हाँ ठीक है, शाबाश। हाँ मतलब स्टोरी इस तरह बनाई गई हो, प्लॉट इस तरह बनाया गया हो, कोई इवेंट्स को देखकर ही पिटी पिटी एंड फियर प्रोड्यूस हो, ना कि स्पेक्टिकल्स को देखकर। हाँ हाँ हाँ। ये एक्शन का बताया गया है, ये एक्शन का बताया गया है, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर एक्शन का बताया गया है कि जो एक्शन लेता है प्रोटैगनिस्ट हमारा एक ट्रेजेडी में, वो चार तरह के हो सकते हैं, ठीक है। ये कहता है कि उसको उसको पता चल जाता है किसी मसले का, बट डज नॉट हार्म, लेकिन वो उस शख्स को, बेशक उसका कोई रिश्तेदार भी हो या वो खुद भी हो, उसको कोई तकलीफ नहीं देता, ऐसे ही छोड़ देता है। जैसे मिसाल के तौर पर ईडीपस को पता चल जाता है कि मैं हूँ मारने वाला, फिर वो कुछ भी ना करता, बस वही छोड़ देता, ड्रामा एंड हो जाता, तो वो कहते हैं वो सबसे बुरा होता, बकवास किस्म का। हाँ। फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट? हाँ ये कहता है, इसलिए वो टाइप्स बता रहा है ना कि एंडिंग जो होती है ना, वो चार तरह से कर सकते हो आप लोग। एक, आप उसको पता चल जाएगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और वो परफॉर्म नहीं करेगा एक्शन, तो वो वर्स्ट होगी, गंदी होगी, ठीक है। फिर वो कहता है नोज एंड एक्ट, नोज एंड एक्ट, जानता है और काम करता है, डज नॉट नो एंड एक्ट, ठीक है। मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस देता है कि सबसे पहले वो जानता है और वो एक्शन नहीं करेगा, फिर जानता भी है एक्शन करता भी है, फिर ना जानते हुए एक्शन करता है, फिर डज नॉट नो, पहले उसको पता नहीं होता लेकिन 11th आवर पे पता चल जाता है, और इसलिए वो एक्ट नहीं कर पाता अकॉर्डिंगली। ये उसके नजदीक जो है ना बेस्ट एंडिंग है, ठीक है। 11th आवर तो वैसे तो ईडीएम है ना, मतलब उसको ऐसे ऐसी सूरत हाल में पता चल जाएगा जहां पर मजीद वो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है कैरेक्टर। ये कहता है कि चार क्वालिटीज होनी चाहिए कैरेक्टर में। गुड होना चाहिए वो, मतलब उसका पर्पस अच्छा होना चाहिए। प्रोप्राइटी होनी चाहिए, प्रोप्राइटी मतलब जैसे मेल और फीमेल के साथ कुछ चीजें लिंक्ड है ना, उनको उनके साथ वैसे ही नजर आना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक लड़की है, वो 10-10 बंदों को मार रही है, फाइट कर रही है, तो वो कहता है ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, जो जिसकी क्वालिटीज हैं उसको वैसे ही दिखाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ट्रू टू लाइफ होना चाहिए, ठीक है। और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मोर एवर, मजीद ये कहता है कि द ड्यूस एक्स मकीना शुड बी अवॉइडेड और प्लेस आउटसाइड द प्ले। ड्यूस एक्स मकीना का मतलब होता है कि द इंटरवेंशन ऑफ सुपर नेचुरल फोर्स टू रिजॉल्व द इशू विच कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय द प्रोटेगनिस्ट, ठीक है। कोई ऐसा मसला आ गया है जो प्रोटैगनिस्ट उस खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उसमें डिवाइन पावर्स को, गॉड्स को इंटरवीन करना पड़ता है उस मसले को सॉल्व करने के लिए। तो ये नहीं होने चाहिए। ड्यूस एक्स मकीना का मतलब होता है गॉड फ्रॉम मशीन।
हाँ, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आपको शामिल नहीं करने चाहिए, सिंपली वो ये कह रहा है ट्रेजेडी में। हाँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे ये एस टी कॉलरेज की है, एस टी कॉलरेज की है द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। उसमें जो शिप्स चला रहे होते हैं मुर्दे, मुर्दे शिप्स चला रहे हैं। हाँ, तो वो कहता है कि ऐसी चीजें नहीं लानी चाहिए। या मिसाल के तौर पर अब वो ईडिपस को पता नहीं चल रहा कि कातिल कौन है, तो वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गया है जहाँ उसको पता नहीं चल रहा, वो नहीं जान सक रहा। तो ये कहता है कि यहाँ पर आप लोग ऐसे ना करो कि उसको कोई गॉड आके बता रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तुमने कत्ल किया है, नहीं। ये प्लॉट, प्लॉट जो है ना उसके थ्रू ये राज खुलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। गॉड्स मॉड्स को, सुपर नेचुरल बीइंग्स को इन्वॉल्व ना करो इन चीजों में। फिर वो रिक, हाँ हाँ, एरियल्स वगैरह, वो जो निम्स होती है, सेल्स होती है वो, ठीक है। फिर ये रिकग्निशन, वो जो एनेग्नारोसिस होता है, ये कहता है कि ये मुख्तलिफ इसकी काइंड होती हैं। ये साइंस इसके हो सकता है लीस्ट आर्टिस्टिक। मिसाल के तौर पर हिंदी मूवीज देखी होंगी जिसमें दो भाई बिछड़े हुए थे, वो एक हाथ, एक दोनों के हाथों पे उन्होंने किसी मेले ठेले पे निशान बनवाया होगा। तो वक्त के साथ साथ एक टाइम आएगा जब वो लड़ रहे होंगे तो वो कपड़ा हाथ हाथ से हट जाएगा, वो निशान देख लेंगे कि हम भाई हैं ये। ठीक है। वो कहता है कि इस तरह की रिकग्निशन है ना लीस्ट आर्टिस्टिक होती है। हाँ, जो साइंस के थ्रू होती है। हाँ, फिर वो कहता है बाय द विल ऑफ पोइट। ठीक है, जहां पर मतलब पोइट अपनी मर्जी से दिखाना चाहे, मतलब वो खुद ही क्लेम कर लेता है, पोइट बता देता है उनको एक दूसरे को कि भाई हैं। ठीक है। फिर बाय मेमोरी ऑन सीइंग समथिंग, कोई चीज देखकर रीजन करके। फिर जो कहता है ना बाय नेचुरल मीन्स ऑफ प्लॉट द बेस्ट, जिस तरह ईडिपस को पता चलता है, वो प्लॉट ही उसको सारे मामले को लेकर इस जगह पर चला जाता है कि उसको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज है। वो कहता है ये सबसे बेस्ट है। ठीक है। फिर डिक्शन इन अकॉर्ड विद एक्शन, इसमें मजीद थॉट की बात हो रही है। बस इसमें मजीद ऐसा कुछ नहीं है। अर्ली ट्रेजेडी इस, हाँ, ये वो फिर आ जाता है ना प्लॉट, इवेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट, वो मैं बता देता हूँ चलो। ठीक है। सबसे पहले उसमें होती है एक्सपोजिशन, जिसमें बैकग्राउंड चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती है, दी जाती है ना। ये एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, उसमें एक्सपोजिशन में इंट्रोडक्शन होगा कैरेक्टर्स का, सेटिंग का, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी मुख्तलिफ चीजों की। उसके बाद होगा, उसके बाद होगा इंसाइटिंग मूवमेंट, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। फिर आ जाता है राइजिंग एक्शन। ठीक है। इसमें काज एंड इफेक्ट चेन चल रही होती है। ठीक है। कॉजेज कॉजेज मालूम हो रही होती हैं और उसके नतीजे में इफेक्ट बढ़ता जा रहा होता है, टेंशन बढ़ती जा रही होती है आहिस्ता आहिस्ता। फिर आ जाता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स होता है पॉइंट ऑफ हाईएस्ट टेंशन, जिसके बाद चीजें सॉल्व होना शुरू हो जाती है एक मकाम पे जाके। ठीक है। फिर क्लाइमैक्स के बाद होता है फॉलिंग एक्शन, जिसमें कॉजेज नहीं होती लेकिन इफेक्ट्स को राइज किया दिखाया जाता है कि जो पहले कॉजेज थी ना, जो राइजिंग एक्शन में कॉजेज ज्यादा थी, अब फॉलिंग एक्शन में इफेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं, चीजें सॉल्व होने की तरफ जा रही होती है। ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास डिनोमे। हाँ, डिनोमे, DENOUME, डिनोमे। इसमें है वो और कॉन्फ्लिक्ट जो है ना पार्शली तौर पर, मतलब जो मेन इशू होता है ना हमारे दरमियान, वो क्या हो जाता है,
खत्म। हाँ, खत्म हो जाता है। ये फ्रेटाइल्स ट्राइंगल के नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें रेजोल्यूशन भी पड़ा हो। हम्म, हाँ, वो देख लेना। ठीक है, मजीद मजीद इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज है हमार्शिया। हमार्शिया उसको डिफाइन ऐसे करना कि हमार्शिया इज द tragic flaw because of which a character's fate changes from secure to vulnerable. Vulnerable. For example, for example, Hamlet's hamartia is inability to act or procrastination. ठीक है। Macbeth Macbeth's hamartia is over ambitiousness. Othello's hamartia is gullibility. मतलब उसको जो जिस पट्टी पे चढ़ाता है वो चढ़ जाता है। ठीक है। और डॉक्टर फास्टस hamartia is greed. ग्रीड, अवारिस। ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर एक बार फिर डेफिनेशन सुन लो इसकी। हमार्शिया, फॉर एग्जांपल, if someone says that define hamartia, so you can say, sir, hamartia is a term which was introduced by Aristotle in. हेलो। हाँ, वो कॉल आ गई थी। hamartia is a term which was given by Aristotle in his Poetics, which is defined as it is the tragic flaw because of which a character's or protagonist's fate changes from secure to vulnerable. फॉर एग्जाम्पल, वो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताई हैं कि हैमलेट का मार्शिया क्या है, इज प्रोक्रेस्टिनेशन। उथेलो's मार्शिया इज गलिबिलिटी। डॉक्टर फास्टर्स मार्शिया इज क्या है, हमारे फास्टर्स का क्या है, ग्रीड है। हाँ। हाँ, ठीक है, चलो मुझे प्रिंसिपल की कॉल्स आ रही हैं, मैं जाता हूँ। ठीक हो गया, समझ आ गई चीज़ों की। मजीद इसको पढ़ लेना, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दो। ठीक।